मित्र ने लिखा है, अनंत श्री, प्रेम पर बोलते हुए आपने स्त्री पुरुष के प्रेम की ही बात पर जोर दिया, ऐसा मुझे लगा। लेकिन क्या प्रेम के अन्य रूप भी उतने ही महत्वपूर्ण नहीं हैं? वास्तव में प्रेम के कोई रूप हैं ही नहीं, वो रूप विहीन है, इसीलिए सब कहीं व्याप्त हो सकता है। शिव ने जब देवी से सूत्र की बात की, वहां भी एक प्रेमी और प्रेयसी का संवाद है, अनन्य प्रेयसी और अनन्य प्रेमी। ये स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। वस्तुतः प्रेम की सबसे बड़ी चुनौती प्रेम का सबसे बड़ा चैलेंज स्त्री पुरुष के बीच ही है। अस्तित्व की जो ड्यूअल स्टेट है, द्वैत की अवस्था है, स्त्री पुरुष उसके पोलर रिप्रेजेंटेशन है। वो एक पोलैरिटी की तरह अस्तित्व में प्रकट हुए हैं, इसीलिए उनके आपस की जो व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रहस्यपूर्ण भी। दो प्रकार की ही ऊर्जाएं हैं जीवन में, वो स्त्री और पुरुष के रूप में अभिव्यक्त हुई, इसीलिए विकास की अवस्था में मनुष्य का इतना महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री पुरुष के प्रेम को ही अगर तुम समझ लो, जान लो, तो प्रेम में कोई अड़चन फिर नहीं रह जाती। प्रेम के फिर जितने भी रूप हैं वो तुम्हारे लिए सहज हो जाते हैं। अगर तुम स्त्री पुरुष के प्रेम को ही नहीं जान पाए तो तुम सचमुच में प्रेम को जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम द्वैत को ही न जान पाओगे न उसे ट्रांसेंड कर पाओगे। स्त्री पुरुष के प्रेम का होना, उनका मिलना, प्रकृति ने उसका आयोजन जो किया है वो इसीलिए कि वो उस द्वैत को पार कर जाए। माता पिता, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उन सबके बीच भी प्रेम की एक धारा है। मित्र हैं, उनके बीच प्रेम है। लेकिन इन प्रकार के जितने भी प्रेम हैं उनमें बहुत चुनौती नहीं है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट भी कम है। सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट तो एक स्त्री और पुरुष के प्रेम में है। एक प्रेमी और प्रेयसी जब इस प्रेम के जगत में प्रवेश करते हैं तो जमीन से लेकर आसमान तक सारी संभावनाएं खुली पड़ी हैं। नर्क से लेकर स्वर्ग तक के सारे रास्ते उनके लिए खुले हैं। काम वासना से परमात्मा तक की सारी व्यवस्थाएं उनके लिए खुली। इसीलिए उपद्रव भी सबसे ज़्यादा है, आकर्षण भी सबसे ज़्यादा है। प्रेम इस उपद्रव और इस आकर्षण की गुत्थी को सुलझाने की प्रक्रिया है। उपद्रव से भागेंगे तो बात नहीं बनेगी। कुछ लोग जो घबरा जाते हैं उनको लगता है कि इस उपद्रव से दूर ही रहा जाए। जैसे पहले के कुछ साधु सन्यासियों ने कोशिश की कि अगर संबंध उपद्रव हैं तो उनसे दूर हट जाया जाए, लेकिन तब फिर वो द्वैत से, उस ड्युअलिटी से ठीक ठीक अर्थों में कभी पार नहीं हो पाते। फिर बाद में कुछ लोगों ने कोशिश की, जिनको ये लगा कि भागना नहीं चाहिए था, उनको लगा उपद्रव में ही पड़ जाया जाए।
तो वो भी एक अजीब से दुष्चक्र में घूमते रह गए। कई बार उस उपद्रव के परिणाम ये हुए कि तुमने दर्शन तो बड़े ऊपर ऊपर के रखे, लेकिन तुम्हारा जीवन और तुम्हारे जीने के जो ढंग थे वो सारे सतही उपद्रव वाले, क्योंकि हमने अंतर्दृष्टि का उपयोग नहीं किया। अंतर्दृष्टि का उपयोग यही था कि हम इस चुनौती को स्वीकारें और उन ऊर्जाओं को समझें। वो ऊर्जाएं सतह पर नहीं हैं। सतह पर अगर स्त्री पुरुष को देखेंगे तो वो तुमको बस शारीरिक अभिव्यक्ति की तरह लगेंगे, तब तुम्हारे लिए वो काम वासना का आकर्षण ही मात्र रहेंगे। काम वासना का आकर्षण बुरा नहीं, लेकिन उससे आगे भी बहुत कुछ है। वो स्त्री पुरुष ऊर्जाओं का एक रहस्य है। लाओ त्से जिसे यिन यांग का नृत्य कहते हैं, ये उसकी खोज है। अगर तुम बहुत सूक्ष्मता से संवेदनशील नहीं बनते हो तो तुम उन रहस्यों से दूर ही बने रहते हो, और वो कॉन्फ्लिक्ट, वो द्वैत से उपजे द्वंद्व तुम्हारे साथ चलते हैं। स्त्री के भीतर पुरुष का होना भी शामिल है और पुरुष के भीतर स्त्री का होना भी शामिल है। यही सारी उलझन है। लेकिन जो अंदर शामिल है, बाहर की स्त्री और बाहर का पुरुष उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। व्यक्ति के अवचेतन में या अंतर्मन में जिस प्रकार की पुरुष ऊर्जा का इम्प्रिंट होता है या जिस प्रकार की स्त्री ऊर्जा का इम्प्रिंट होता है, बाहर भी तुम वैसी ही स्त्री और पुरुष को ढूंढ लेते हो। वो तुम्हें प्रारंभिक रूप में तो ऐसा लगता है कि ठीक है, सुखद है, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हें उससे ही सबसे ज़्यादा उलझन पैदा हो जाती है, क्योंकि तुम्हें स्वयं से उलझन है। तुम स्वयं के साथ शांत नहीं हो, तुम स्वयं के साथ संतुष्ट, संस्वरित, हार्मोनाइज्ड नहीं हो। तुम्हारी स्त्री पुरुष की ऊर्जाएं अभी हार्मोनाइज्ड नहीं हैं, तो बाहर के संबंध भी हार्मोनाइज्ड नहीं होंगे। बाहर का ही विस्तार भीतर तक चला आता है और भीतर का ही विस्तार बाहर तक चला आता है। इस संसार में बाहर और भीतर कहीं ऐसे बटे हुए नहीं हैं कि कोई रेखा खींची जा सके कि वो कहाँ से प्रारंभ होते हैं और कहाँ समाप्त होते हैं। तुम्हारे अंदर बहुत सारी आवाज़ें हैं, तुम्हारे अंदर बहुत सारे स्वर हैं। तुम उनके प्रति जागना प्रारंभ करो। जैसे तुम अपनी दो चीज़ों पर अगर ध्यान दो कि एक तुम्हारे अंदर का सहज बोध है, तुम्हारी इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, और एक तुम्हारे अंदर का एक्शन ओरिएंटेड पार्ट है। लोग इन दो बातों में भी टूट जाते हैं। कुछ लोग इंट्यूटिव ही रह जाते हैं और एक्शन में उसको ढाल नहीं पाते। कुछ लोग एक्शन में यानी क्रियाओं में इतने जल्दबाजी में होते हैं कि वो अपने उस सहज बोध को अनुभव नहीं कर पाते। दोनों का तालमेल ही समग्र जीवन है। इंट्यूशन या सहज बोध की जो ऊर्जा है वो तुम्हारे अंदर के फेमिनिन एनर्जी के इम्प्रिंट से आती है, या कहें वो स्त्री ऊर्जा है। और तुम्हारे अंदर जो एक्शन है, तुम्हारे अंदर जो क्रिया है, वो तुम्हारे अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी का इम्प्रिंट है, या कहें वो पुरुष ऊर्जा का एक ढंग है।
तुम्हारे अंदर का जो सपने देखने का हिस्सा है, इमेजिनरी पार्ट है, वो तुम्हारी स्त्री ऊर्जा का हिस्सा है, और उन सपनों को क्रियान्वित करने का जो हिस्सा है वो तुम्हारी पुरुष ऊर्जा का हिस्सा है। इन दोनों को समस्वरित होना पड़ता है, यही कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट हम अपने संबंधों में जागकर सॉल्व कर सकते हैं, उसका समाधान हम ढूंढ सकते हैं। पहले लेकिन अपने भीतर तुम्हें दोनों पक्षों का उतना ही सम्मान करना पड़ेगा। सामान्यतः संबंधों में भी हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि इन सूक्ष्म संवेदनों को किनारे छोड़ते हुए चले जाते हैं। तब संबंध बड़े ही ग्रॉस हो जाते हैं, बड़े ही सतही हो जाते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष केवल सामान्य संबंधों के रूप में नहीं थे, वो तो कुछ सूक्ष्म ऊर्जाओं के एक्सप्रेशन थे। अगर एक पुरुष भी अपने अंदर की उस इंट्यूटिव एनर्जी से, उस इंट्यूटिव डोमेन से संबंधित होने लगा है, तो वो अपनी बाहर की स्त्री से बहुत ही अच्छे से संबंधित हो सकता है। वो उसके अंदर होते हुए परिवर्तनों को जान सकता है, वो उसके बदलावों को अनुभव कर सकता है। और एक स्त्री भी अगर अपने अंदर, हालांकि ये दोनों काम दोनों को एक साथ अपने अंदर करने हैं, अभी उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, अगर स्त्री भी अपने अंदर के उस क्रियाशील हिस्से के प्रति जागरूक है, तो वो पुरुष ऊर्जा की बदलाहट को अनुभव कर सकती, उसके बदलते हुए पैटर्न, हवा में तैरती हुई उसकी तरंगें, उन सबको अनुभव कर सकती है। और तुम जरा कल्पना करो कि हम ऐसे जगत में रह रहे हैं जहाँ हम किसी चीज़ के मैनिफेस्ट होने के पहले, किसी चीज़ के अभिव्यक्त होने के पहले ही जागरूक हो जाते, तो जीवन कितना ही सुंदर हो जाता है, और तुम कितने ही खतरों से बच जाते हो, कितने उपद्रव से बच जाते हो। तुम देखो कि प्रेमी अक्सर क्यों लड़ बैठते हैं, लड़ाई क्यों हो जाती, उनको पता ही नहीं बदलाव के बादल आ गए हैं और वो अपने अपने मन को आरोपित करने में लगे हैं, और फिर वो बादल टकरा जाते हैं और कुछ बिजलियां कौंधने लगती। ये अजीब नहीं है कि ऊपर बादलों के टकराने से बिजलियां कौंधती, हमारे धारणाओं के बादल भी टकराते हैं तो हमारे अंदर भी उपद्रव की, क्रोध की बिजलियां कौंधती, क्योंकि हम उस बदलाव की ऊर्जा को नहीं जान पाए। शिव जिस तंत्र का आधार रखने वाले हैं, जिसकी वो बात विज्ञान भैरव तंत्र में प्रारंभ कर चुके हैं, वो इसी रहस्य में जगत की ओर तुम्हें ले जा रहे हैं कि जब क्रियाएं बाद में घटती हैं, उनकी तरंगें तुम तक पहले पहुंचती हैं। यही संबंधों का नित्य जीवन है। अक्सर हम अपने अंदर के इन दोनों हिस्सों के प्रति थोड़ा चुनावपूर्ण होते हैं, किसी को ज़्यादा प्रमुखता दे देते हैं, किसी को कम प्रमुखता दे देते हैं, और उसी में सब गड्ढमड्ढ होता है। तो अभी तो ये कोशिश करें कि अपने अंदर के फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के हिस्सों को धीरे धीरे जाने। उसकी कोई तुम्हें रूपरेखा बहुत नहीं दी जा सकती, तुम धीरे धीरे जानोगे। और फिर बाहर जो स्त्री पुरुष हैं, उनकी ऊर्जाओं के साथ यात्रा करना प्रारंभ करो। एक बार अगर तुमने वो यात्रा प्रारंभ कर ली, तो पूरा जगत इन्हीं दो ऊर्जाओं से बना हुआ है, सारे संबंध इन्हीं दो ऊर्जाओं से बने हुए हैं। तुम कहीं भी, किसी भी जगह बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत शांत ढंग से यात्रा कर सकते हो। अगर तुम्हारे स्त्री और पुरुष ऊर्जा के पैटर्न संतुलित नहीं हैं,
तो तुम्हारे संबंध भी बिखरे हुए हो सकते हैं, तुम्हारे अंदर बहुत सारा सप्रेशन हो सकता है, एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, तुम्हारे अंदर उदासी हो सकती, अवसाद हो सकते हैं, द्वंद्व हो सकते हैं, और ये चारों तरफ फैलेंगे। मैंने तुमसे हमेशा से कहा है कि जो कल्ट स्पिरिचुअलिटी में दिखाई देते हैं ये प्रेम के अभाव के कारण हैं, और इसलिए हैं क्योंकि स्त्री पुरुष ऊर्जा का समन्वय और समझ नहीं पैदा हो सकी। क्योंकि अगर वो हो जाती तो विभाजन नहीं रहता। वो एक ऐसे लय में नृत्य करते हुए होते जहां पर कोई विभाजन नहीं होता। स्त्री पुरुष का संबंध जब सचमुच में ऐसे आ जाता है, फिर माता पिता संतान का हो, किसी का भी संबंध हो, मित्रों का, सब अच्छे होते हैं। क्योंकि संतानें भी देखो बाद में ही आती हैं, पहले तो माता पिता आते हैं, यानी स्त्री और पुरुष। स्त्री पुरुष की जो व्यवस्था है, उनकी समझ है और उनके अंदर के जो ढंग थे वही संतानों के माध्यम से आगे गति करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती इसीलिए स्त्री और पुरुष संबंध की है। वहाँ पर एक बार अगर तुम स्थिर हो गए तो सारे संबंध फिर स्थिर हो जाते हैं। तुमको अभी लगता है कि सारे संबंध, जैसे अगर माँ और संतान के संबंध की बात हो तो लोगों को लगता है कि ये संबंध तो शायद बहुत अच्छा है और इस संबंध में तो कोई शर्त नहीं है। लेकिन अगर उघाड़ कर देखें तो तुम्हें वहाँ भी बहुत अड़चनें दिखेंगी, वहाँ भी बहुत शर्तें दिखेंगी। क्योंकि ये संबंध अभी बायोलॉजिकल हो गया है, ये संबंध इंस्टिंक्टिव हो गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें केवल इंस्टिंक्टिव फंक्शन कर रही हैं, इसलिए उसमें चुनौतियाँ कम जरूर हैं, लेकिन इसकी अपनी उलझनें भी बहुत हैं। अपेक्षाओं से रहित वो भी नहीं है संबंध। स्त्री पुरुष के संबंध ही अपेक्षा रहित हो सकते हैं, और एक बार वो अगर उस जगह पहुंच जाएं तो फिर सारे संबंधों में वो चीज़ फैल जाती है, पूरे अस्तित्व में वो चीज़ फैल जाती है। तो काम तो तुम्हें उसी ऊर्जा पर करना है, वही समाधान का एक सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग है।